हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग इज़ फन। आज हम बात करने जाएंगे वैसे कुछ सवालों के बारे में जो एक प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में आता है उसकी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान कि क्या क्या वो कर सकती हैं, क्या वो खा सकती हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक एक करके हर सवाल को आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मैं क्या करती थी, क्या खाती थी, ये और भी बहुत कुछ। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहला सवाल जो है, जो सबके दिमाग में आता है, वो है कि क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो मैं हर ट्राइमेस्टर वाइज आपको बताऊंगी कि मैं सर चढ़ती थी कि नहीं। तो अगर सीढ़ियों की बात करें तो मैं अपने तीनों ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट से लेकर के 9 मंथ तक तीनों पूरे 9 महीने सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो सेकंड फ्लोर पे है और मैं ऑफिस जाती थी। मैं वर्किंग वुमेन हूँ तो मैं ऑफिस जाती थी, तो मुझे सीढ़ियाँ तो चढ़ना ही पड़ता था। मैं नीचे और ऊपर, लिफ्ट नहीं है हमारे बिल्डिंग में, तो मैं सीढ़ियों से ही ऊपर नीचे करती थी और मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई भी प्रॉब्लम होती है। आप आराम से सीढ़ियाँ, बस थोड़ा प्रिकॉशन लें, थोड़ा केयर से आराम से धीरे धीरे उतरें और धीरे धीरे चढ़ें, तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट वो आपके लिए एक्सरसाइज ही है। तो मैंने तो तीनों ट्राइमेस्टर में ऐसा किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आप चाहें तो ये ज़रूर करें, आपको फ़ायदा ही होगा इससे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारी प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर मुझसे पूछिएगा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती थी। नॉर्मल जो वॉक होता है मेरा, ऑलमोस्ट मेरा 2 किलोमीटर का मॉर्निंग और 2 किलोमीटर का इवनिंग वॉक हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस जा रही थी उस टाइम बस से। और यहाँ से मेरे घर से बस स्टैंड अराउंड 1.2 किलोमीटर है और फिर बस से उतर कर फिर ऑफिस जाने में मुझे 1 किलोमीटर लगता था। तो ब्रेक कर कर के ही, लेकिन 2 किलोमीटर हो जाता था मेरा। 2 किलोमीटर मॉर्निंग में और 2 किलोमीटर शाम में। मेरा ऑफिस आर 8 to 5 था, तो मैं सुबह ही निकल जाती थी। सुबह 6 बजे उठकर खाना वाना जो भी मुझे लेना है वो सब पैक करके मैं सुबह अराउंड 7 o'clock पे निकल जाती थी ऑफिस के लिए। तो वॉक करती थी मैं एक्सरसाइज में अगर बोलिएगा तो। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज कह सकते हैं वो है कि सिट एंड अप। वो आपका हो जाएगा नॉर्मल ही। आप जो काम करते हैं घर पे, जो काम आप नॉर्मल कर रहे हैं प्रेगनेंसी के पहले, वो काम आप वैसे ही कीजिए। कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। बस वही है कि थोड़ा आप ध्यान दें, थोड़ा प्रिकॉशन लें। हेवी सामान कुछ ना उठाएं, जिसका वेट 10 kg से ज़्यादा हो वैसा कोई सामान ना उठाएं, क्योंकि वो हमारे यूट्रस पे उसका इफेक्ट आता है। तो वैसा कोई सामान ना उठाएं। बाकी आप जो नॉर्मल काम करते हैं वो सब आप कर सकते हैं। उठना बैठना, फिर ट्रैवल करना यहाँ, या फिर कुछ भी। इवन मैं अगर बात करें तो मैं ट्रैवल भी करती थी अपने प्रेगनेंसी के दौरान। मैंने ट्रैवल भी किया है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो उसके अलावा अगर कहा जाए तो एक्सरसाइज में मैं थोड़ा डांस वांस भी करती थी, मुझे अच्छा लगता है। तो सॉन्ग्स प्ले करके आप डांस कर सकते हैं जब आप फ्री हैं तो वो थोड़ा बहुत बॉडी में अच्छा मूवमेंट्स लाता है और आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है। आपका मूड भी अच्छा होता है डांस करने की वजह से। तो थोड़ा कोई अच्छा म्यूज़िक जो भी आपको पसंद है वो लगाकर थोड़ा आप डांस करें, थोड़ा एंजॉय करें। वो भी आपका मेंटल और फिजिकल दोनों एक्सरसाइज होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज थोड़ा बहुत की थी। वो मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में की थी एक्चुअली। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं ये नॉर्मल वॉकिंग हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिर सिट एंड अप मेरा ऑलमोस्ट 9 मंथ के प्रेगनेंसी में सिट एंड अप होता रहा, क्योंकि मैं घर का काम करती रही थी ऑलमोस्ट पूरे 9 मंथ। और बटरफ्लाई एक्सरसाइज एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन मेरी जो कलीग थी उसने मुझे बताया था कि हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो नीचे का ओपनिंग है वो ओपन होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तो उसने मुझे बताया था, तो वो मैं की थी बटरफ्लाई एक्सरसाइज। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसा होता है तो मैं वीडियो के एंड में उसका एक क्लिप डाली हूँ, आप वो देख सकते हैं कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज कैसे किया जाता है।
बटरफ्लाई एक्सरसाइज के अलावा मैंने कीगल एक्सरसाइज भी ट्राई किया था, उसका क्लिप भी मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी। ये दोनों एक्सरसाइज मोस्टली मैं अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में एंड जब होने वाला था तो उस टाइम में मैंने किया था। स्टार्टिंग में मैं वॉक, सेटअप, डांस यही सब करती थी फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में। वॉक भी अगर कहूँ तो मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर से वॉक भी कम हो गई थी, क्योंकि मैं फिर ऑफिस कैब ले ली थी सेकेंड ट्राइमेस्टर से, तो मेरी वॉक कम हो गई थी। और मोस्टली मतलब नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटी होता है वो सब में ही मेरा एक्सरसाइज हो जाता था। मैं अलग से और कोई एक्सरसाइज नहीं की थी पहले 2 ट्राइमेस्टर में। लास्ट ट्राइमेस्टर में केगल और बटरफ्लाई एक्सरसाइज में ट्राई की थी, तो आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ आई स्पेंड माई फ्री टाइम्स, मैं अपने प्रेगनेंसी में अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती थी। तो मुझे जो भी पसंद था, जैसे कि मुझे स्वेटर बुनना बहुत पसंद था। मैं अपनी बेबी के लिए एक्चुअली खुद से ही स्वेटर बनाई थी, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसका स्वेटर बुनने में बिताती थी। या फिर मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है तो मैं म्यूज़िक सुनती थी, कोई मूवीज़ देखती थी, जिससे भी मतलब मेरा मूड खुश होता था, मुझे अच्छा लगता था, मैं सारे वो काम करती थी अपने फ्री टाइम में। मुझे गार्डनिंग पसंद है, मैं गार्डनिंग करती थी। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को खुश रखिए फ्री टाइम में, ताकि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो है वो सब ना आए। तो नेगेटिव थॉट्स कभी कभी आने लगते हैं जब आप अकेले रहिएगा ना, तो आपके दिमाग में आने लगेगा कि कैसे डिलीवरी होगा, क्या कितना पेन करेगा, ये सब। तो बेटर है कि वो सब थॉट नहीं आने के लिए आप कुछ ऐसा करें जो आपको करने में अच्छा लगता है, जिसे करके आपको खुशी मिलती है, वो सारे काम आप करें। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, मेरे साथ मेरा हेल्प करने के लिए कौन कौन था। मेरे प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो नहीं आ पाए थे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरी नेबर थी जो मुझे गाइड करती रहती थी। मेरी नेबर की ऑलरेडी बेबी थी उस टाइम, तो वो मुझे गाइड करती रहती थी। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स थे कुछ जो चीयर अप करने के लिए आते रहते थे, मिलते थे हमारे साथ, तो वो लोग मुझे उस टाइम सपोर्ट करने के लिए थे। ऑलमोस्ट मेरी तीनों ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर तक वो लोग हमेशा रहे हैं। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है तो वो लोग सपोर्ट किए हैं। मुझे कुछ भी डाउट्स होता था तो मैं जनरली फ़ोन कर लेती थी अपने पेरेंट्स को, बट स्टिल अगर सामने कोई है तो वो मेरी नेबर, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का रोल क्या था मेरे प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक्चुअली में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो हमेशा मुझे पॉजिटिव रखते थे। सबसे पहली बात कि मैं जब भी डरती थी तो मैं उनसे शेयर करती थी कि मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा या नहीं, सी सेक्शन होगा या क्या। तो वो हमेशा मुझे पॉजिटिव रखते थे कि जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती थी उसमें मेरा सपोर्ट करते थे। मुझे हॉस्पिटल हमेशा ले जाना, मेरा स्कैन करवाना, मेरे मेडिसिन्स पे ध्यान रखना, वो सारे चीज़ मेरे हस्बैंड अच्छे से करते थे। मेरे खाने पीने पे ध्यान रखना, मैं क्या खा रही हूँ, मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे जब जो मन है खाने का वो लेकर आते थे। तो वो सब मतलब जब जहाँ पे मुझे जो भी ज़रूरत पड़ा तो मैं उनको बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो समझ गए, वो मेरे लिए ले आते थे। तो ऑब्वियस है वो तो मेरे स्टार्टिंग से एंड तक, इवन आप देख सकते हैं कि मेरे डिलीवरी रूम में भी वो थे। तो वो तो हमेशा उनका सपोर्ट मुझे बहुत बहुत हेल्पफुल लगा है मेरे प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान। वो इवन मेरी जब लेबर पेन थी उस टाइम मुझे बहुत मोटिवेट किए, क्योंकि उस वक्त भी हमारे साथ कोई आ नहीं पाया था। इवन मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स लोग भी नहीं थे उस टाइम जस्ट मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ। तो उस टाइम मुझे मोटिवेट करना कि हो जाएगा, थोड़ा देर और बस हो जाएगा, वो सब बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ कोई रहे। मैं तो हिम्मत आ चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि लेबर पेन जब होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप को संभालना उस टाइम। तो मैं तो बोली कि मेरा सी सेक्शन करवा दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट वो थे जो मुझे मोटिवेट करते रहे कि हो जाएगा, बस कुछ घंटों का बात है। तो सपोर्ट मुझे बहुत मिला, हस्बैंड का सपोर्ट। मैं ये कहूँगी कि अगर हस्बैंड आपके साथ है तो वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मेरे ऑफिस के बारे में, मेरा वर्किंग आवर क्या था, मैं ट्रैवल कैसे करती थी। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मेरा वर्किंग आवर था 8 to 5। वो मेरा ऑलमोस्ट पूरे प्रेगनेंसी के दौरान वही टाइमिंग रहा है। स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं बस से ट्रैवल करती थी, और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैं कैब ले ली थी, ऑफिस कैब ले लेती थी। और मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने जाते थे कैब तक। कैब एक्चुअली यहाँ से अराउंड 100 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा कैब आता था, ऑफिस कैब। मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट मुझे डेली ड्रॉप करने जाते थे वहाँ कैब के पास। और फिर उसके बाद मैं कैब यूज़ कर रही थी तो वॉकिंग मेरा रुक गया था।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मुझे कैसा महसूस होता था, हाउ डू आई फील। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं काफ़ी खुश रहती थी, एक्टिव भी थी, उतना कोई नौज़िया वगैरह भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मैं खा कर ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे वोमिटिंग हो जाती थी, बट स्टिल मैं खुश थी, मैं हैप्पी थी। थोड़ा टायर्डनेस होता था मुझे, और मुझे गर्मी बहुत लगती थी एक्चुअली मेरे प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि जब मैं ऑफिस से घर वापस आती थी तो उसके बाद मैं नहा लेती थी। रात में इवन सोने टाइम मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि मैं बेड पर ना सोकर ज़मीन पर सोती थी। मेरे हस्बैंड उसमें भी मेरा सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं बेड पर नहीं सो रही तो वो भी नीचे ज़मीन पर ही मेरे साथ सोते थे। तो इतनी गर्मी, मुझे गर्मी इतनी लगती थी कि फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग AC लगवाएंगे, और फाइनली हम लोग ने AC लगवा लिया था। फिर उसके बाद थोड़ा मुझे रिलीफ मिला था। तो हाँ, गर्मी मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लगती थी। मोस्टली मैं हाफ स्लीव्स पहनती थी, तो वो और टायर्डनेस होता था, थोड़ा हल्का फुल्का नौजिया था। एक्टिव में रहती थी, काम वाम करती थी, लेकिन मुझे मतलब थकावट होती थी बहुत। नेक्स्ट है मैं अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखती थी। प्रेगनेंसी के दौरान एक्चुअली अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं जब भी अपने पास पहले तो हमेशा एक बॉटल रखी रहती थी, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, किसी रूम में बैठी हूँ, मूवी देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पास एक बॉटल, पानी का बॉटल ज़रूर रहता था मेरे पास। उसके बाद मैं क्या करती थी ना, मुझे जब भी लग रहा है कि थोड़ा सूख रहा है तो मैं पानी पी लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पानी पी ली कि मैं हाइड्रेटेड, बहुत पानी एक बार में पी लो, वैसा मैं नहीं करती थी। थोड़ा पानी नॉर्मल, जैसे मेरा प्यास मिट जाए बस उतना पानी मैं नॉर्मली पी लेती थी। और जब भी मुझे लगे तो 5 मिनट पे, 10 मिनट पे हमेशा पीती रहती थी पानी। और खाना खाने से पहले या खाना खाने के तुरंत बाद मैं कभी पानी नहीं पीती थी, क्योंकि जनरली कहा भी जाता है कि आपको नहीं पीना चाहिए। वोमिटिंग का सेंसेशन एक्चुअली वो बढ़ा देता है, तो उस टाइम में आपको नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद या फिर खाना खाने से थोड़ा देर पहले पानी नहीं पिया। आप हाफ एन आवर पहले पी लो और हाफ एन आवर के बाद पानी पियो। तो वैसे ही मैं भी करती थी, मैं खाना के तुरंत बाद या उससे पहले पानी नहीं पीती थी। दूसरा चीज़ जिससे मैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखती थी वो है कोकोनट वाटर। ऑलमोस्ट मैं अपने तीनों ट्राइमेस्टर में फुल 9 मंथ में मैं कोकोनट वाटर ऑलमोस्ट डेली पीती थी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा चीपर भी है, मुझे 20-30 रुपीज़ में आराम से कोकोनट वाटर मिल जाता था। तो वो जब भी मैं ऑफिस जाती थी, या मुझे कभी कभी जब हस्बैंड ड्रॉप करने जाते थे, तो वो हमेशा मेरे लिए मतलब कोकोनट वाटर मुझे पिलाकर फिर ही ऑफिस, उसके बाद ही ऑफिस ड्रॉप करते थे। नहीं तो फिर वो घर लेकर आ जाते थे कोकोनट वाटर, और मैं पीती थी उसे। मतलब हमेशा ऑलमोस्ट मेरे लिए वो कोकोनट वाटर रखते थे ताकि मैं उसे पीऊँ। थर्ड चीज़ है जिससे मैं डिहाइड्रेट रहती थी वो है बटर मिल्क, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं। तो वो नॉर्मल दही से बनती है। दही आप क्योंकि खाना के टाइम, दोपहर में खाने के टाइम उसे मैं पीती थी, बटर मिल्क अपना रखती थी। मुझे एक्चुअली कर्ड बहुत पसंद है, प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं कर्ड बहुत खाई हूँ। तो बटर मिल्क एक्चुअली हेल्प करता है आपको डिहाइड्रेट रखने में, तो हाइड्रेटेड रखने में। तो बटर मिल्क आप ले लें खाना के बाद, या फिर खाना के टाइम में, जिस टाइम आप खाना खा रहे हैं उस टाइम भी आप थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क पिएं, वो आपको बहुत हेल्पफुल करता है आपको हाइड्रेटेड रखने में। बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है कि मैं कैसे कपड़े क्या पहनना पसंद करती थी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमारी टमी, हमारी बेबी बम्प जो है उतना नहीं आती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं डेली वेयर जो था मेरा वही यूज़ कर रही थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है कि आपका बेली आना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर तक जाते जाते वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर कहूँगी तो मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से शॉपिंग वगैरह शुरू कर दी थी, कपड़े नए लेना शुरू कर दी थी। तो मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ढीले क्लोथ्स ले, और बहुत ज़्यादा क्लोथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में वो सारे क्लोथ्स यूज़ नहीं हो सकते हैं आपके। तो कुछ नाइटी ले लें आप। मुझे एक्चुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं मोस्टली नाइटी पहन कर रहती थी, क्योंकि क्या होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बेली इतनी बड़ी हो जाती है कि आप नीचे इवन ट्राउज़र भी नहीं पहन सकते हैं। अगर आप ट्राउज़र भी पहनते हैं ना तो आपके बेली पे उसका मार्क आ जाता है, रबर का मार्क आ जाता है, जो आप नीचे टाई करते हैं उसका मार्क आ जाता है। तो आप प्रेफर करें लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए आप प्रेफर करें कि नाइटी आप ले लें, या फिर कोई गाउन आप ले लें जिसमें आपको ओपन रहे, खुला खुला फील हो। उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक्चुअली फ्री लगेगा,
लगेगा, उससे आप इवन आपके पूरे बॉडी में एयर अच्छे से लगेगा। तो मैं वो पहनती थी, या तो फिर मेरे हस्बैंड के जो ढीले टी शर्ट्स हैं वो पहनती थी, कोई ऐसे ट्राउज़र के साथ जिसका नीचे का इलास्टिक थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, उतना टाइट ना हो, तो वो क्लोथ्स मैं पहनती थी। स्लीपर्स की अगर बात करें तो मैं हील्स अवॉइड करती थी। आप भी जानते हैं कि हाँ, हील्स हमें नहीं पहननी चाहिए। हील्स मैं अवॉइड करती थी, नॉर्मल प्लेन स्लीपर्स जिसमें मेरा पैर एक्चुअली बहुत स्वेल किया था मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो मैं शूज़ पहनती थी, नो डाउट। मैं ऑफिस जाती थी तो शूज़ पहनती थी नॉर्मल, और अगर घर पे हूँ तो मैं स्लीपर्स पहनती थी। नॉर्मल जो स्लीपर्स आते हैं वो मैं स्लीपर्स पहनती थी, जिससे थोड़ा मुझे कंफर्टेबल फील हो। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है क्या मैं झाड़ू पोछा ये सब करती थी? तो मुझसे अगर पूछा जाए तो नहीं। मैं प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा झाड़ू पोछा, जनरली कहते हैं कि झाड़ू पोछा करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन मैं अपने केस में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि मैं कोई झाड़ू पोछा बहुत नहीं करती थी। कभी कभी अगर हुआ, अगर मुझे गंदा लग रहा है तो वीकली एक बार मैं झाड़ू दे दी। थोड़ा पोछा मैं ज़्यादा नहीं करती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी टाइल्स के घर हैं, मतलब घर पे टाइल्स है, तो उतना गंदा नहीं होता था। और मैं और मेरे हस्बैंड केवल हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑफिस में रहते थे और फिर घर आते हैं हाफ डे में। हाँ, हाफ डे हम लोग घर पे रहते थे, तो उतना गंदा नहीं होता था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी उतना पोछा वगैरह करने की। तो मैं अगर कहूँगी तो मैंने तो अपने प्रेगनेंसी के दौरान झाड़ू पोछा ये सब नहीं किया है ज़्यादा। अपने पूरे तीनों ट्राइमेस्टर में से किसी में भी मैंने नहीं इतना किया है। उसके बाद क्या मैं फ्लोर पे बैठती थी? तो हाँ, मैं फ्लोर पे बैठती थी। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, आप आराम से बैठ सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, बट स्टिल मैं बैठती थी फ्लोर पे नॉर्मल। आप पालथी मारकर ना बैठें, दोनों पैर को अपना, जैसे आप बाथरूम में या फिर वहाँ बैठते हैं वैसे आप बैठ सकते हैं। आप पीढ़ा जो होता है, छोटा पीढ़ा के हेल्प से आप नीचे बैठ सकते हैं, या फिर अपने पैर को स्ट्रेट करके आप नीचे बैठ सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली वो आपके एक्सरसाइज में ही आता है। थोड़ा आप बैठें, थोड़ा आप उठें, आराम से प्रिकॉशन लेकर के, जल्दी जल्दी ना, आराम, किसी का हेल्प या फिर दीवार का सपोर्ट लेकर के खड़े हों फिर बैठें। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं वेजिटेबल्स वगैरह जो काटना है वो मैं नीचे ही बैठकर काटती थी, तो उसके लिए मैं हमेशा नीचे बैठती थी। और उठना जब रहता था तो या तो मेरे हस्बैंड आकर मुझे उठा देते थे, नहीं तो फिर मैं अपने वॉल के हेल्प से उठ जाती थी। पानी पीने के लिए मेरा जो कैन था, पहले मैं वाटर कैन एक्चुअली हम लोग यूज़ करते थे, तो वो भी कैन थोड़ा नीचे था, तो उसके लिए भी मैं बैठती थी। मेरे हस्बैंड एक्चुअली जानबूझकर उसे नीचे रखे थे ताकि मैं थोड़ा बैठूँ और उठूँ। तो वो भी मैं पानी पीने के लिए एक्चुअली नीचे बैठती थी और फिर हेल्प से ऊपर उठती थी। जल्दी जल्दी नहीं, आप आराम से करें। खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ये चीज़ बहुत आराम से करें, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारी बेली बहुत बड़ी हो जाती है, तो उस दिन बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है उठने में। तो आप उस बात का ध्यान रखें। नॉर्मल आप डे टू डे में अगर हमेशा कंटिन्यू सिट एंड अप आपको नहीं करना है, 2-3 बार आप कुछ काम के चलते ही कर लें सिट एंड अप, वही आपके एक्सरसाइज में जुड़ जाता है, वही काफ़ी होता है आपके लिए। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो मेरे लिए काफ़ी था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या मेडिकेशन कुछ करते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर हमसे पूछिएगा तो मैंने 2 मेडिसिन्स ही यूज़ किए। पहले ट्राइमेस्टर में तो मैं फॉलिक एसिड ली थी। फर्स्ट 3 मंथ यानी पहले ट्राइमेस्टर में मैं फॉलिक एसिड पर थी। फिर उसके बाद से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे आयरन और कैल्शियम ही मेरी गायनिक सजेस्ट की थी, तो मैं कंटिन्यू रखी थी आयरन और कैल्शियम। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी मैं कंटिन्यू रखी थी आयरन और कैल्शियम। एक्चुअली 8 ट्राइमेस्टर में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर आ गया था और थोड़ा वीकनेस हो गया था, बट स्टिल मैं पैरासीटामोल या कोई भी दवा नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप जो भी दवा ले रहे हैं उसका असर आपके बेबी पे आ सकता है, इसलिए आप अवॉइड करें कि आपकी पूरी 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है उस दौरान कोई और दवा जो डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं किए हैं आप ना लें। नॉट इवन सर दर्द का, ना फीवर का, कोल्ड कफ, ये सब कुछ का दवा आप ना लें। पूछ लें अपने डॉक्टर से पहले, अगर कुछ भी ज़्यादा बुरा सिचुएशन हो रहा है तो पूछ लें अपने डॉक्टर से कि मैं ले सकती हूँ या नहीं, उसके बाद ही कुछ लें, नहीं तो आप नहीं ले। 8 मंथ में मेरा एक्चुअली हुआ था तबीयत ख़राब, जिसके चलते मुझे लगा था, लेकिन मैं दवा नहीं खाई थी, मैं डॉक्टर से कंसल्ट की थी। फिर उन्होंने मुझे देखा था, थोड़ा वीकनेस हो गया था मुझे, तो उन्होंने मुझे सलाइन चढ़ाया था और बाकी अलग से थोड़ा मेडिसिन वो इंजेक्ट करके ही दिए थे मुझे, और कुछ नहीं किए थे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान, वो है कि व्हाट टू ईट। हम अपने प्रेगनेंसी के दौरान क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर मुझसे पूछिए तो मैंने शायद ही कुछ ऐसा होगा जो मैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाई थी। पपाया और पाइनएप्पल, इसको छोड़कर मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैं सब कुछ खाई थी। मैं आपसे जस्ट लिस्ट शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या खाती थी। तो अगर फ्रूट्स की बात करें कि फ्रूट्स में मैं क्या क्या खाती थी, तो फ्रूट्स में मैं वाटरमेलन, एप्पल, बनाना, कीवी, चीकू, अनार, मैंगो, डेट्स, कोकोनट वाटर वो आप देख ही चुके हैं, वो सब। उसके अलावा भी मैं शायद कुछ मिस कर रही होंगी तो मुझे याद नहीं है, बट ये सारे फ्रूट्स मैं खा रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। वेजिटेबल्स में मैं सारे वेजिटेबल्स खा रही थी, एक्सेप्ट मुझे ब्रिंजल नहीं पसंद आती थी, क्योंकि ब्रिंजल से एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने में बेटर है कि आप ब्रिंजल अवॉइड करें। ब्रिंजल मैं नहीं खाती थी। और उसके अलावा एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगती है। जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचेंगे ना और ज़्यादा होगी, तो बेटर है आप अवॉइड करें, ऐसा फूड खाएं जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो। मुझे इतना कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मुझे जो भी पसंद आता था मैं सब खाती थी, एक्सेप्ट ब्रिंजल। ब्रिंजल मैं नहीं खाती थी क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही थी और मुझे पता चला था कि ब्रिंजल से कॉन्स्टिपेशन और बढ़ती है, इसलिए मैं ब्रिंजल अवॉइड कर रही थी। अगर नॉनवेज में बात करें तो मैं फ़िश, चिकन और एग, ये ऑलमोस्ट मैं फुल ट्राइमेस्टर मतलब पहली, दूसरी, तीसरी ट्राइमेस्टर तक मैं खाई हूँ। दूसरी ट्राइमेस्टर में एक्चुअली मैं इसका कंटेंट थोड़ा बढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे मेरी गायनिक ने कहा था कि प्रोटीन थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी बेबी ग्रो कर रही है तो उसे प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो मेरे हस्बैंड का एक्चुअली मई आई थिंक जून तक नाइट शिफ्ट था उनका। वो एक्चुअली 4 o'clock उनका लॉग इन था और 1 o'clock लॉग आउट था। तो 1:30 में वो घर आते थे। तो उस टाइम वो जब भी आते थे घर तो मेरे लिए कुछ लेकर आते थे, क्योंकि मुझे रात में भूख बहुत लगती थी। तो मैं उठकर फिर जब भी वो आते थे तो फिर मैं दोबारा कुछ खा लेती थी। तो वो नॉनवेज मेरे लिए लेकर आते थे, या तो वो एग बिरयानी ले आते थे, या फिर वो चिकन का कोई चिकन टिक्का वगैरह ले आते थे, या फिश करी कुछ ले आते थे। तो वो मैं प्रोटीन के लिए मैंने नॉनवेज भी बहुत खाया है। आप अगर वेजिटेरियंस हैं तो आप जो भी प्रोटीन रिच फूड है वो आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़रूर खाएं। उसके बाद जो है जंक फूड्स या फिर बाहर का खाना, तो ये भी एक्चुअली कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं बाहर का खाना भी आराम से खाती थी, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके भी खाती थी। घर में एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड थे केवल, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी तो मुझे खाना बनाना होता था। जिस दिन मैं खाना बनाने का मूड नहीं है, मुझे मन नहीं कर रहा है, तो मैं बाहर का खाना ऑर्डर कर लेती थी, बाहर जाकर खा लेती थी। जंक फूड्स ये सब में अगर कहूँ तो मैं कुरकुरे, चिप्स, ये सब बहुत खाती। टेस्टी ट्रीट नट्स जो आता है वो खाती थी। मैंने इवन पिज़्ज़ा तक ट्राई किया है। स्वीट रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब भी मैं बहुत खाई हूँ। मैगी भी खाती थी, एक्चुअली लेज़ी के चलते मैं कभी कभी खाना नहीं बनाती थी, तो इवन मैगी बनाकर मैं खा लेती थी, क्योंकि मुझे भूख तो बहुत लगती थी। मेरे पूरे प्रेगनेंसी में मुझे भूख बहुत लगती थी। मैं ऑलमोस्ट हमेशा कुछ कुछ खाती रहती थी। मैं गैस का प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ था शायद इसी वजह से, क्योंकि हमेशा मैं कुछ ना कुछ खाती रहती थी। फिर उसके बाद पास्ता मैं खाती थी, चॉकलेट, पानी पूरी, मंचूरियन, गोभी मंचूरियन मैं बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खाती थी। फिर उसके बाद मतलब तले हुए सामान भी कहते हैं कि नहीं खाने चाहिए, बट मेरी नेबर जो भी बनाती थी वो मुझे ला कर देती थी। मीठा खासकर मुझे बहुत पसंद था उस टाइम, तो वो मुझे ला कर देती थी, वो भी मैं खा लेती थी। ऐसा कोई अवॉइड नहीं की, बहुत ज़्यादा नहीं। आप अगर मॉडरेट अमाउंट में कुछ भी खाओ ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है। इवन डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि आप मॉडरेट अमाउंट में पपाया भी खाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं सेफर साइड के लिए पपाया और पाइनएप्पल अवॉइड कर रही थी। फिर उसके बाद अगर बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मैं मिल्क ऑलमोस्ट डेली पी लेती थी। मिल्क क्योंकि ज़रूरत होती है मदर को, तो मिल्क मैं डेली पीती थी। पनीर एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खिलाए थे, कि ऐसा हो गया था कि पनीर से तो मुझे नफरत हो गई थी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि वो मुझे बहुत पनीर खिलाते थे। नॉर्मली मुझे पनीर पसंद है, लेकिन इतना मैं खा चुकी थी कि मुझे पनीर से एलर्जी हो गई थी। पनीर मैं पसंद नहीं कर रही थी, फिर पनीर खाना पसंद अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। कर्ड, हाँ डेफिनेटली कर्ड मुझे पसंद है, और मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान ऑलमोस्ट फर्स्ट से लास्ट ट्राइमेस्टर तक मैंने
कर्ड खाया है हमेशा। कर्ड में एक्चुअली मुझे शुगर मिलाकर खाना पसंद है, तो कर्ड में शुगर मिलाकर लंच के टाइम में मैं हमेशा खाती थी। उसके अलावा अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो मैं बटर मिल्क, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए मैं बटर मिल्क भी पीती थी। उसके बाद अगर बात करें कि बूस्टर में, जैसे कि ड्रिंक बूस्टर या कुछ भी, मैं क्या खाती थी, तो हॉर्लिक्स, मदर हॉर्लिक्स, ये मैं एक्चुअली पी रही थी अपने प्रेगनेंसी के दौरान। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से मैं मदर हॉर्लिक्स पी रही थी। फिर उसके बाद बादाम मिल्क एक्चुअली बादाम मिल्क और हॉर्लिक्स मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेकर आते थे, छोटा शासेट लेकर आते थे, जो मैं अपने ऑफिस लेकर जाती थी। और सुबह मॉर्निंग का जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था उसमें मैं साथ में एक मिल्क बाउल फिल विथ हॉर्लिक्स या फिर बादाम मिल्क मैं पीती थी हमेशा। उसके अलावा कॉफ़ी और टी की अगर बात करें तो कॉफ़ी और टी मैं पूरा अवॉइड कर रही थी। मैं कॉफ़ी और टी एकदम नहीं पी हूँ अपने प्रेगनेंसी के दौरान। कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, या कोल्ड ड्रिंक हो गया। कोल्ड ड्रिंक तो भी गलती से भी आप ना पिए, कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली अच्छा नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक मुझे पसंद है लेकिन मैं नहीं पीती थी। मेरे हस्बैंड एक्चुअली मुझे टीज़ करते थे, वो दिखा कर के ओके मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब मैं कुछ नहीं पीती थी। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम मैं खाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ आइसक्रीम मैं खाई हूँ अपने प्रेगनेंसी के दौरान। थ्रेप्टिन बिस्किट एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे, क्योंकि प्रोटीन, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि बेबी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन के लिए मुझे थ्रेप्टिन बिस्किट भी वो लाकर देते थे, जो मैं खाती थी। उसके बाद रागी माल्ट आप पी सकते हैं। रागी माल्ट मुझे पसंद है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। रागी माल्ट आप मिल्क के साथ बनाएं और नॉर्मल पिए, वो तुरंत तैयार हो जाता है और बहुत हेल्दी भी है, तो वो मैं पीती थी। आप चाहे तो पिए, आप चाहे तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आता है, मुझे पसंद है इसलिए मैं वो पीती थी। अगर खाने की बात करें, ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच की बात करें, तो मैं राइस, चावल दाल बहुत आराम से खा लेती थी। एक्चुअली मुझे इतनी भूख लगी रहती थी ना कि मुझे कुछ भी अगर मिल जाए ना तो मैं आराम से उसे खा लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चावल दाल और नॉर्मल अचार भी खा लेती थी आराम से। उसके बाद रोटी सब्ज़ी, जो नॉर्मल डिनर रात में बनाते थे, तो रोटी सब्ज़ी जनरली रात में नहीं कहते हैं कि राइस खाना चाहिए, बट अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं रहता था या फिर मैं लेज़ी हो गई तो मैं राइस इवन रात में भी खा लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि अगर वो थोड़ा ठंडा असर भी करे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था उससे। तो रोटी सब्ज़ी, दाल चावल ये मैं नॉर्मल खाती थी। ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम, ब्रेड ऑमलेट ये खाती थी। फिर गुड डे, रस्क, बिस्किट वगैरह मिल्क के साथ आप डिप करके शाम में स्नैक्स की तरह उस टाइम खा सकते हैं, वो भी मैं खाती थी। डोसा, इडली, चटनी वो सब भी मैं खाती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। खिचड़ी तो हाँ, और वैसे हेल्दी होता है खिचड़ी, तो खिचड़ी भी मैं खाती थी, वो भी मुझे अच्छा लगता था। छिलका आप मतलब जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी बनाने में, मुझे बहुत लेज़ीनेस लगता था। ऑफिस से आने के बाद काफ़ी टायर्ड हो जाती थी, तो फिर मुझे मन नहीं करता था बनाने का। तो छिलका बहुत आराम से बन जाता है, आप नॉर्मल आटा से बना लें या फिर राइस फ्लोर से आप छिलका बना लें, वो आप खा लें। हेल्दी भी होता है, थोड़ा ऑयली होता है बट स्टिल आपके लिए सही है, तुरंत बन जाता है, तो वो भी मैं बना कर खाती थी। फिर उसके बाद अगर सैलेड में बात करें तो मुझे सारे सैलेड्स एक्चुअली पसंद है। कुकुम्बर हो गए, गाजर हो गए, इवन मैं रॉ प्याज जो होता है, रॉ ऑनियन वगैरह खाती हूँ। रॉ ऑनियन हो गया, रेडिश हो गया, ये सब मैं खाती हूँ, और उस टाइम भी मैं खाती थी, अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सब मैंने खाया है। उसके बाद अगर नाश्ते की बात करें तो मैं नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स या मूसली आप ट्राई कर सकते हैं। मूसली एक्चुअली मुझे कॉर्नफ्लेक्स से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मूसली में ड्राई फ्रूट्स थोड़े होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, हनी होते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने मूसली भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान खाई हूँ एज अ ब्रेकफास्ट। उसके अलावा स्प्राउट्स कहते हैं जनरली कि नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। स्प्राउट्स मैं बहुत ऑफन नहीं खाती थी, कभी कभार मुझे मतलब लगा अगर कुछ भी नहीं है और स्प्राउट्स है मेरे पास, तो मैं स्प्राउट्स नॉर्मल थोड़ा प्याज, मुढ़ी और थोड़ा आलू भुजिया वो सब डाल करके मैं खाती थी आराम से, उसमें भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा। फिर उसके बाद पूरी सब्ज़ी नॉर्मल, जो मेरी एक्चुअली कलीग जो थी ऑफिस में, इन केस मैं लंच लेकर गई, वो मुझे वो पसंद नहीं है, तो मेरी जो कलीग थी वो पीजी में रहती थी, तो वो कुछ ना कुछ हमेशा अपना पीजी से लेकर आती थी। कभी डोसा लेकर आती थी या फिर कभी पूरी सब्जी लेकर आती थी। तो पूरी सब्जी एक्चुअली मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत पसंद आता था, मैं बहुत शौक से खाती थी पूरी, तो वो खासकर मेरे लिए लेकर आती थी पूरी सब्जी, वो भी मैं बहुत अच्छे से आराम से खा लेती थी।
तो ये सब मेरी प्रेगनेंसी की बातें थी। अगर मैं बताऊं कि मेरी रूटीन क्या थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह 6 बजे उठती थी, 7 बजे तक मैं ऑलमोस्ट रेडी हो जाती थी ऑफिस के लिए। मैं सुबह नहाकर नहीं जाती थी अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं खाना वाना बना लेती थी, तैयार हो जाती थी, और फिर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली बस से ट्रैवल करती थी, तो फिर मैं बस से जाती थी ऑफिस, और फिर ऑफिस से रिटर्निंग के टाइम भी बस से ही आती थी। घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेती थी, फिर उसके बाद मैं नहा लेती थी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगता था उस टाइम। थक जाती थी और काफ़ी गर्मी लगता था बस में ट्रैवल करने टाइम, तो मैं नहा लेती थी। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद कुछ मैं खा लेती थी, स्नैक्स जो भी हुआ, बिस्किट वगैरह या जो भी मेरे पास उस टाइम अवेलेबल होता था वो मैं खा लेती थी। उसके बाद मैं डिनर बनाती थी। डिनर बनाने के बाद ऑलमोस्ट 9 o'clock तक मैं डिनर करके सो जाती थी। मैं अपने प्रेगनेंसी में सोई भी हूँ अच्छे से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सैक्रिफाइस कोई नहीं की हूँ मैं सोने में। अच्छे से सोती थी, पूरा नींद लेती थी। उसमें आप भी एक्चुअली इग्नोर ना करें, मदर के लिए सोना अच्छा होता है, उन्हें प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं 9 बजे आराम से सो जाती थी, खा वा करके डिनर करके। उसके बाद अराउंड 1:30 पे मेरे हस्बैंड आते थे, तो वो भी कुछ लेकर आते थे अपने साथ, तो डिनर जो भी होता था वो खाते थे, और मेरे लिए जो भी लेकर आए हैं वो मैं खाती थी उनके साथ। थोड़ा हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे एक साथ, और फिर उसके बाद मैं सो जाती थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रूटीन। ये मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड तक चला। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैं कैब ले ली थी, ऑफिस कैब ले ली थी, तो सुबह में मुझे थोड़ा आराम हो गया था। बट अगर खाना बनाने का या नहाने का बात करें तो वो सेम पैटर्न वही था सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी। बस डिफरेंस हुआ था कि मेरे हस्बैंड अब मुझे कैब तक छोड़ देते थे, फिर मैं कैब से जाती थी और कैब से ही वापस आती थी। तो कैब जब वापस आने टाइम मुझे ऑलमोस्ट घर तक छोड़ देता था, बस 100 मीटर था वहाँ से, तो 100 मीटर का वॉक ही मेरा होता। तो मेरे वॉक में एक्चुअली कम आ गया, मतलब रिड्यूस हो गया था मेरा वॉकिंग। इसलिए मैं अपने डिनर के बाद थोड़ा वॉक इन्वॉल्व कर दी थी। मतलब मैं डिनर करने के बाद अपने कॉरिडोर में थोड़ा वॉक करती थी। उसके अलावा जब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंची, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे वर्क फ्रॉम होम मैंने ले लिया था ऑलमोस्ट लास्ट मंथ में, मतलब 8 मंथ के मिड से और 9 मंथ ये मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो मैं ऑफिस जाना फिर बंद कर दी थी, मैं घर पे ही रहती थी। सुबह नॉर्मल उठकर 8 o'clock पे मेरा लॉग इन रहता था, तो 8 o'clock पे मैं नाश्ता करके लॉग इन की, काम वाम की थोड़ा। फिर उसके बाद दोपहर में मैं हमेशा सो जाती थी, थोड़ा रेस्ट लेती थी। मुझे एक्चुअली बहुत नींद आती थी, मैं लंच करने के बाद मुझे बहुत नींद आती थी, तो मैं अच्छे से सो जाती थी। थोड़ा अगर मुझे कुछ और चिल आउट करना है, मतलब वर्क का प्रेशर मैं ज़्यादा नहीं लेती थी। 8 और 9 मंथ जो मेरा था, ऑलमोस्ट मैं जितना हो सके मैं वर्क का प्रेशर एक्सक्लूड करती थी कि मेरे पे कोई वर्क प्रेशर नहीं आना चाहिए। मेरे मैनेजर भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं, तो वो भी मुझे वो ऐसा कोई काम नहीं देते थे जिसके चलते मुझे वर्क प्रेशर फील हो। तो वो समझते थे जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही देते थे। और मैं अपना प्रॉपर स्लीप ले लेती थी दोपहर में। अगर मुझे कुछ और करने का मन हुआ तो वो भी मैं कर लेती थी, थोड़ा मूवी देख लेती थी इन मिड, तो वो सब हो जाता था आराम से। फिर उसके बाद 5 बजे मैं लॉग आउट करके आराम से थोड़ा टहलती थी, इधर उधर जाती थी। सब्ज़ी वगैरह लाना हुआ तो वो ले आई मैं। इवन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों ट्राइमेस्टर में मैं शॉपिंग, फिर उसके बाद सब्जी लाना या ये सब कुछ, ये सब मैं कर रही थी। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मेरी नेबर जो थी उसके साथ मैं सब्जी लेने यहाँ पे पास में ही एक्चुअली बाजार है, तो मैं चली जाती थी। फिर थोड़ा मुझे अगर ग्रॉसरी में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ग्रॉसरी में खुद जा कर के नहीं लाती थी, और मैं डी मार्ट से मोस्टली ग्रॉसरी प्रेफर करती थी लेना, लेकिन उस टाइम मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती थी, तो मैं ऑनलाइन बिग बास्केट से अपनी ग्रॉसरी सारीज मंगा लेती थी। और बाकी जो सब्ज़ी वगैरह है जो मुझे वहाँ नहीं मिल पाया, जो मुझे ज़रूरत है, तो वो मैं जाकर ले आती थी, या फिर इमरजेंसी अगर तुरंत कुछ सब्ज़ी चाहिए तो वो मैं जा कर के ले आती थी। उसके अलावा अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग तो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर, इवन मैं 8 मंथ में भी ट्रैवल की हूँ। अपने फ्रेंड के घर पे गई थी मैं, गणेश चतुर्थी का पूजा था तो उस टाइम मैं गई थी अपने 8 ट्राइमेस्टर में भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी थी, आराम से मैं ट्रैवल कर लेती थी। मैं स्कूटी में गई थी, बैठकर आराम से चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं ट्रैवलिंग एक्चुअली बस से ट्रैवल की हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं कैब से ट्रैवल की हूँ, स्कूटी से ट्रैवल की हूँ। एक्चुअली हमारे पास 2 व्हीलर स्कूटी है, तो मोस्टली मैं उसी से ट्रैवल करती थी। इवन जब मेरी लेबर पेन हुई थी तो मैं हॉस्पिटल भी अपने 2 व्हीलर स्कूटी में बैठ कर ही गई थी। मैं कोई कैब वैब या कुछ बुलाई नहीं थी, मैं नॉर्मल अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी में चली गई थी। और ट्रैवल मैं करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ट्रैवल इवन में अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मैंने ट्रैवल किया, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर की रूटीन क्या थी, तो वही थी कि मैं आराम से सोती थी, आराम से खाती पीती थी, अपने जो नेबर है उसके साथ बैठकर बातें करती थी, डिस्कस करती थी कि कैसा लगता है नॉर्मल डिलीवरी में, क्या क्या होता है, अपनी बेबी का आने का प्रेपरेशन करती थी। आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमने काफ़ी तैयारी की है, उसकी सारी शॉपिंग की है, तो शॉपिंग करती थी, अपनी बेबी के लिए स्वेटर बनाती थी, जो भी मुझे अच्छा लगता था वो सब मैं करती थी। तो उम्मीद है कि आप भी वो सब करें। मेरी जो भी वीडियो है ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताई हूँ वो आपको हेल्पफुल लगे, आप ट्राई करें वो सब। कहीं अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगती है या इसके अलावा ये जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं उसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने प्रेगनेंसी को कैसे हैंडल किया या उस सिचुएशन में मैं क्या की। मुझे एक और क्वेश्चन आई थी कि वॉशरूम, एक्चुअली मैं इंडियन वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ तो क्या वो बेनिफिशियल है। एक्चुअली वॉशरूम का जहाँ तक बात है तो मैं वेस्टर्न वॉशरूम ही यूज़ की थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी थी। वेस्टर्न बाथरूम में प्रेफर करते हैं लोग कि इंडियन वॉशरूम यूज़ करें, लेकिन हमारे यहाँ वेस्टर्न है तो मैं वेस्टर्न बाथरूम ही यूज़ करती थी। उसके चलते मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी आई मेरी नॉर्मल डिलीवरी में। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो मेरी नेबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक्चुअली लेबर पेन में आप थोड़ा वॉक करें, वो आपको हेल्प करता है डिलीवरी में और आपको पेन थोड़ा रिलीफ करने में हेल्प करता है। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ था कि लेबर पेन जब मुझे आया था तो ऑलमोस्ट हर टाइम मैं बेड पर लेटी हुई थी, मुझे सलाइन लगा हुआ था और मैं वॉक कुछ नहीं की थी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक्चुअली तुम थोड़ा अगर वॉक करती तो शायद तुम्हें पेन कम होता और डिलीवरी जल्दी होती। तो ये आप अपने प्रेगनेंसी में ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई और है, मेरे प्रेगनेंसी में तो मेरे डिलीवरी के टाइम में एक्चुअली मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं था, तो उन्हें भी ज़्यादा आइडिया नहीं था और मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहा था हम वही कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि अगर आप जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको आप पीछे में थोड़ा सहलाएं, जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होता है तो पीछे आप थोड़ा उसे सहलाएं तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें उन्हें पेन रिलीव करने में। तो जो भी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड या फिर आपकी मदर अगर है तो उन्हें कहें थोड़ा आप पीठ दबा दें, उससे आपको हेल्प मिलता है। एक बड़ा बॉल आता है, एक्चुअली बहुत बड़ा सा बॉल होता है एक्सरसाइज के लिए, उस पर आप थोड़ा सा लेटे, वो भी हेल्प करता है। वो एक्चुअली मुझे मिला नहीं था मेरे हॉस्पिटल में, वो भी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन जनरली कहते हैं कि वो भी हेल्प करता है। तो बॉल वाला एक्चुअली एक्सरसाइज मैं नहीं प्रेफर करूँगी आपको, कि पता नहीं वो कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो ना करें। उसके अलावा आप अपने मदर को या फिर आपके साथ जो भी हैं हॉस्पिटल में उनको थोड़ा पेन के टाइम आप थोड़ा पीठ दबाने के लिए आप कह सकते हैं, पीछे से थोड़ा ससारने के लिए पीठ, क्योंकि नीचे लोअर बैक पेन होता है तो वो आपको ससारे तो आपको हेल्पफुल लगेगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने तो बहुत कुछ खास नहीं किया था, जो भी मैं की थी जैसी मेरी प्रेगनेंसी थी वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सी सेक्शन एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। कोई अगर आपके साथ वैसा कुछ सिचुएशन हो जाता है जो मैं आपको बताने जाऊँगी, अभी मैं 10 सिचुएशन बताने जाऊँगी आपको जिसमें सी सेक्शन हो सकते हैं या चांसेस होते हैं। तो इन जनरल अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बिलीव कीजिए उन पर, वो आपको सोचकर देखकर ही आपको बोल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो आप उसका टेंशन ना लें। जनरली सी सेक्शन कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है। इन जनरल सी सेक्शन एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक रीजंस के चलते ही होती है जहाँ तक मुझे पता है, जिसमें कि नॉर्मल जो कॉमन से है वो है कि वाटर का कम होना। अगर आपके पेट में फ्लूइड कम हो जाती है या फिर वाटर कम हो जाता है तो उस केस में आपको सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है। दूसरा है कि अम्बेलिकल कॉर्ड, अगर अम्बेलिकल कॉर्ड आपके बच्चे के गले में लपटा गया है तो उस केस में हो सकता है कि आपका सी सेक्शन हो। या फिर अगर आपके बेबी का पोजीशन सही नहीं है, बेबी का हेड नीचे नहीं आया है तो उस केस में हो सकता है कि आपका सी सेक्शन हो, मतलब बच्चे का पैर नीचे है और सर ऊपर है तो उस केस में हो सकता है कि आपका सी सेक्शन हो। दूसरा कि अगर बेबी पेट के अंदर स्टूल पास कर देता है या फिर वो उससे निगल जाता है तो उस केस में हो सकता है कि आपको इमीडिएट ऑपरेशन करके बेबी को डिलीवर करना हो।
दूसरा है कि बेबी का वेट अगर 4 kg से ज़्यादा है तो कहते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी में नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो उस केस में ऑपरेशन हो सकता है। अगर आपके बॉडी में ब्लड कम है, ब्लड प्लेटलेट्स कम है, तो उस केस में भी चांसेस होते हैं सी सेक्शन के। उसके बाद दूसरा चांस हो सकता है कि आपका वाटर ब्रेक कर गया है लेकिन आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी कहते हैं कि सी सेक्शन का सिचुएशन आ जाता है। दूसरा है कि सर्विक्स टाइम से पहले ज़्यादा ओपन हो गया है, तो उस केस में भी सी सेक्शन होती है। फिर प्री मैच्योर डिलीवरी के केस में आपको सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है। उसके बाद इंटरनल कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ है, मदर के अंदर कुछ इंटरनल कॉम्प्लिकेशन या फिर बेबी के अंदर कुछ इंटरनल कॉम्प्लिकेशन है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको सी सेक्शन करना पड़े, जो कि डॉक्टर आपको पहले ही बता देगा कि आपके केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, आपको सी सेक्शन करना होगा, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मुझे जो लास्ट सिचुएशन लगता है वो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो फिर उस केस में हो सकता है कि आपको इमीडिएट सी सेक्शन के लिए जाना पड़े, ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना पड़े। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस मेरी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या किया था, कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मैं क्या खाती थी, क्या पीती थी, ऑलमोस्ट सब कुछ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आप कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चंस अगर है जो आपके मन में अभी भी चल रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, उसके मैं आंसर देने का ट्राई करूँगी अपनी तरफ से। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि न्यू वीडियो जो भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।